पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कल डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस तक हो चुका था। आज पढ़ना है डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव हमने कल बताया था कि डबल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में क्या अंतर होता है। अंतर सिर्फ नेगेटिव का है, मतलब नॉट का है। नॉट लगाना कहाँ है? डबल इंटरोगेटिव में हमने किसके बाद लगाया था नॉट? ऑब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ डबल इंटरोगेटिव में नॉट नेगेटिव में भी कहाँ लगाएंगे? इसमें ऑब्जेक्ट के बाद। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी ऑब्जेक्ट के बाद लगाया था। ठीक, तो इसका रूल देखिए। रूल है, सबसे पहले आएगा QW क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा आपकी सहायक क्रिया। क्या आएगी सहायक? देखो क्वेश्चन वर्ड किसके लिए आता है? डबल के लिए। तो डबल के लिए हो गया। अब रह गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का नियम था वही ना लिख दे इसके आगे, क्योंकि नियम आगे सेंटेंस भी वही कह रहा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यहाँ डबल लगा है तो डबल के लिए QW आता है तो लिख दिया। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव किससे शुरू होता है? सहायक क्रिया से। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? वाज या वेयर। ठीक, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद आप कह रहा नेगेटिव, नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे, तो लगा देंगे नॉट। फिर क्या लगाएंगे? MB। मतलब इसके बाद जो कॉमन नियम बताया था मुख्य क्रिया से लेके अदर वर्ड तक और वाई प्लस सब्जेक्ट तक पूरा ज्यों का त्यों होता है। तो इसमें लगाएंगे MB थर्ड प्लस OW वाई प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया? क्योंकि प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नियम क्या है? QW बाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस BN। क्योंकि इस टेंस की सहायक क्रिया होती है बाज और वेयर। हमें अगले टेंस की तो इसमें नहीं लगानी सहायक क्रिया। इसी की सहायक क्रिया में, इसी टेंस की सहायक क्रिया में क्या जोड़ देते हैं? BN जोड़ देते हैं। अब यहाँ कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नॉट के बाद बीइंग आएगा। इसके बाद आपका MB से लेके ज्यों का त्यों रहेगा बाई प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तक। ठीक, इसमें वाक्य देखिए, व्हाई वेयर दे not play cricket अब देखिए इसमें वेयर लगा है, मुख्य क्रिया में क्या आएगा? ING। इसमें नहीं है तो इसमें हम ING लगा दी। अब वाक्य सही है, क्या है? वेयर वाई वेयर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे। ये किस टेंस का है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे पहचाना? वेयर के साथ मुख्य क्रिया में ING का आना। किस तरीके से पहचानेंगे? वेयर के साथ मुख्य क्रिया में ING का आना। ये आपकी क्या है? पहचान, कल बताया था। ठीक, इसे बनाना है इस नियम से। सबसे पहले कह रहा है QW, तो QW इस वाक्य में आगे ही रखा है वाई, तो इसे हम क्या करेंगे? ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब कह रहा वेयर, तो वेयर लिखा है जे, वेयर हम किसको देख के लगाए थे? यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को देख के, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ बहुवचन दिया तो वेयर आया। अब हमें इसमें ढूंढना क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट किसके बाद मिलेगा? मुख्य क्रिया के तुरंत बाद। तो मुख्य क्रिया के तुरंत बाद क्या लिखा है? क्रिकेट लिखा है। अब क्रिकेट क्या है? एक वचन या बहुवचन? एक वचन, तो क्या आएगा? वॉच क्रिकेट। ठीक,
इसके बाद नॉट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद नियम कह रहा है नॉट लगाइए, तो हम नॉट लगा देंगे। चलिए, इसके आगे कह रहा बीइंग लगाइए, तो बीइंग लगा दिया। अब कह रहा है एम बी थर्ड, तो जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, जिस शब्द में आईएनजी लगा हुआ है वही शब्द आपका क्या है, एम बी है। अब उस शब्द से आईएनजी को हटा देंगे तो मेन शब्द बचेगा, वो मुख्य क्रिया भर बचेगी। आईएनजी को हटाया तो क्या बचा, प्ले। अब प्ले का हमें थर्ड रूप लगाना है, तो प्ले में ईडी लगा दो तो उसका थर्ड रूप बन जाता है, तो क्या आ जाएगा, प्लेड। ठीक, इसके बाद अदर वर्ड वाक्य में दिया या नहीं दिया, दिया हुआ है, किसके बाद मिलेगा, ऑब्जेक्ट के बाद। ऑब्जेक्ट क्या था, क्रिकेट, क्रिकेट के बाद क्या दिया, टुडे, ये आपका क्या है, ओ डब्ल्यू, अदर वर्ड, तो यहीं रख दो टुडे। अब कह रहा बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई और लगा दो। अब यहां आइए, इसमें वाक्य में सब्जेक्ट क्या था, दे। दे कैसा है, बहुवचन, बहुवचन है, सेकंड पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन कि थर्ड पर्सन, तो ये थर्ड है। ठीक, लेकिन यहां इसको बदला जाएगा, किसी का नाम नहीं है, स्थान नहीं है, तो क्या है, यहां वे किसी चीज को कहा है सम्मान के रूप में, वे खेल रहे हैं क्रिकेट। ठीक, तो यहां दे को किस में बदलते हैं, दे का कर्म कारक क्या होता है, दे का कर्म कारक होता है देम। क्या होता है, देम। तो बाई के दे के स्थान पर हम लगाएंगे क्या, देम, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। इसके बाद आएगा आपका हु का नियम। किसका नियम, हु का नियम। हु के नियम में क्या पढ़ेंगे, अब हु का नियम तुलना करते हैं, हु के नियम की किससे करते हैं, सिंपल सेंटेंस से। हु के नियम की तुलना किससे करेंगे, सिंपल नियम से, सिंपल सेंटेंस के नियम से। ठीक, तो इसके आगे देखिए हु का नियम, हु का नियम। अब हु का नियम नोट करके लिखेंगे, नोट करके क्या लिखेंगे, हु के नियम में लिखेंगे यदि वाक्य हु से शुरू हो। क्या लिखेंगे, यदि वाक्य हु शब्द से शुरू हो तो, यदि वाक्य हु से शुरू हो तो, अब हु से शुरू हो तो नियम क्या बनेगा, तो रूल, सबसे पहले हु आया, जब हु से शुरू होगा तो हु ही होगा। अब हु को बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, बदलते तो कर्ता को है बाई से जोड़ के, लेकिन यहां जब वाक्य लिखा होगा आपका हु वाज टीचिंग इंग्लिश, वाक्य क्या होगा, हु, जैसे मान लीजिए हु वाज टीचिंग इंग्लिश, आपका मानो ये वाक्य दिया है एक्टिव वॉइस में। ठीक, आपका वाक्य दिया गया जे, ठीक है। अब कह रहा हु से शुरू हो तो क्या रखेंगे, तो हु पहले आया, यहां तो यही कार्य करता है और यही आपका क्वेश्चन वर्ड है, दोनों यही है। अब यहां जब हम लगाएंगे तो हु को ही पहले बदलना पड़ेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन वर्ड भी है, तो जब क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को आगे ही रखा जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड को हु को बदलते हैं बाय हु में प्लस। ठीक, इसके बाद आपको सहायक क्रिया रखनी है, यही रखते हैं ना सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया क्या रखेंगे, वाज या वेयर। अब देखिए जब एक्टिव वॉइस में होगा तो हमेशा वॉज आएगा, इस टेंस में हमेशा क्या आएगा, वॉज। क्यों आएगा, क्योंकि इसे एक वचन कर्ता माना जाता है, होता नहीं है करता लेकिन माना जाता है एक वचन, इसे बहुवचन नहीं माना जाता। और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं फिर दोनों क्यों शू करते हैं, क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट को देख के लगानी है। किसको देख के, ऑब्जेक्ट को देखकर। तो हु के बाद लगाया वाज और वेयर, इसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो इसका एक टुकड़ा बचता है, क्या बचता है, बीइंग, तो उसे भी रखना है, तो ऑब्जेक्ट के बाद आपका आएगा बीइंग। ठीक, इसके बाद फिर ज्यों कहते हो से जो सिंपल का नियम होता है वो फिर ज्यों कहते हो क्या होता है नियम, एम बी थर्ड। अब बचता है
OW, और लास्ट में क्या आता क्वेश्चन आना क्या चाहिए इसके बाद, बाई प्लस सब्जेक्ट कहाँ रखा, ए रखा। यही क्वेश्चन वर्ड है, और यही आपका जो सब्जेक्ट था जो पीछे होना चाहिए वो आगे है। ठीक, अब इसी बात को बनाते हैं जो लिखा है, हु वाज टीचिंग इंग्लिश। चलिए इसी बात को बनाया, हु को किस में बदल दे, नियम क्या कह रहा है, हु को बदल दो बाय हुम में, किस में बदल दे, बाय हुम में, तो हु को लिख दिया बाय हुम। चलिए इसके बाद बाज और वेयर में से कोई एक, तो किसको देख के लगाना है, ऑब्जेक्ट को देखकर, और ऑब्जेक्ट इसका क्या दिया गया है, टीच, ING, जिसमें वो मुख्य क्रिया है, इसके तुरंत बाद जो लिखा है वो आपका क्या, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश कैसा है, एक वचन या बहुवचन, एक वचन करता, एक वचन ऑब्जेक्ट है, तो एक वचन ऑब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वाज। अब आपका क्या आएगा, इंग्लिश। चलिए इंग्लिश के बाद आपका एक टुकड़ा और बचता है सहायक क्रिया के साथ का, बीइंग, तो वो भी लगा देंगे, बीइंग। अब कह रहा है MB थर्ड, तो टीच फर्स्ट फॉर्म है, टॉट आपकी क्या होती है, थर्ड फॉर्म, TAU। ये हो गया। अदर वर्ड क्या वाक्य में दिया गया है, इंग्लिश के बाद कुछ नहीं दिया, क्या दिया गया, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लगा। क्लियर, आपका यहाँ आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म हो रहा है। इसके बाद पढ़ेंगे, कल हमने स्टैंजा 3 तक पढ़ लिए थे पोट्री के, आज पढ़ेंगे स्टैंजा 4। तो इसमें मीनिंग लिखी है स्टैंजा 4 की, एवर, एवर मतलब हमेशा, मोशन मतलब गतिमान या गति में चलते रहना, ठीक। विलिद सम, इसे पढ़ेंगे विलिद सम, VLITHESOME, विलिद सम मतलब होता है खुश या खुशियां, ठीक। इसके बाद पढ़ेंगे चेरी, चेरी मतलब प्रफुल्लित, बहुत प्रसन्नता होना, ठीक, प्रफुल्लित। स्टिल, स्टिल मतलब अब तक जो किया जाए, ठीक, इसे कहते हैं स्टिल। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग मतलब ऊपर चढ़ना, क्लाइंबिंग मतलब ऊपर चढ़ना। हेवन वर्ड, हेवन वर्ड, स्वर्ग की ओर या आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर या आकाश की ओर, ठीक। वियरी, इसे पढ़ते हैं वियरली, क्या पढ़ते हैं, वियरी, वियरी, ठीक। थका हुआ, हमने इसमें इसकी हिंदी क्या पढ़ना है, सब में लिखा है, इसकी हिंदी के इसका अर्थ क्या है, इस मीनिंगों का हिंदी क्या है ये लिखी है, स्टैंजा में लिखा हुआ है, एवर इन मोशन विलिद सम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन बर्ड नेवर इन वेरी, ठीक। इसे देखेंगे, एवर इन मोशन विलिद सम एंड चेरी, कभी कहता है कि, कभी कहता है कि, फब्बारा सदैव, फब्बारा सदैव प्रसन्नता पूर्वक या प्रसन्न चित्त गति में रहता है या गतिमान रहता है, ठीक। इसका अर्थ क्या है, कभी कहता है कि, कभी कहता है कि फब्बारा सदैव, फब्बारा सदैव, एवं मतलब हमेशा या सदैव, ठीक, सदैव प्रसन्न चित्त या प्रसन्न पूर्वक गति में रहता है या गतिमान रहता है, ठीक। इसके आगे लिखा स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर ए चेरी, वो नेवर ए वेरी, ठीक, नेवर ए वेरी। आगे क्या कह रहा, कभी वह बिना थके, वह बिना थके, थका हुआ, इसमें नेवर लिखा ना, तो कभी नहीं थकता मतलब बिना थके हुए, इसका अर्थ क्या, बिना थके हुए। कभी क्या कह रहा है, आगे कह रहा है वह बिना थके हुए
सदैव ऊपर की ओर, सदैव ऊपर की ओर या आकाश की ओर या स्वर्ग की ओर बढ़ता है। आगे क्या कहता है? बढ़ता है। कहाँ की ओर? ऊपर की ओर या आकाश की ओर या स्वर्ग की ओर बढ़ता है, तथा वह सदैव कार्य करता रहता है। या ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? या वह सदैव कार्य करता रहता है। कैसे? बिना थके हुए। ठीक, आया समझ में? दोबारा देखिए, एवर इन मोशन विद सम एंड चेरी। कभी कहता है कि फव्वारा सदैव, कभी कहता है कि फव्वारा सदैव प्रसन्न चित्त या प्रसन्न पूर्वक, प्रसन्न चित्त या प्रसन्न पूर्वक कैसा होता है? गति में रहता है या गतिमान रहता है। आगे, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर ए वेरी। ठीक, आगे कभी क्या कह रहा? फिर इसके बारे में फुब्बारे के कह रहा, वह बिना थके हुए, बिना थके हुए सदैव ऊपर की ओर कर चढ़ता रहता है या बढ़ता रहता है। इसे कह सकते हैं तथा सदैव कार्य करता रहता है। कैसे करता है सदैव कार्य? बिना थके हुए। ठीक, इसको लिखना है। ठीक है, यहाँ वीडियो को पुश कर लेना। ठीक, आगे 5वां स्टैंजा पढ़ेंगे। क्या कर रहा? स्टैंजा नंबर 5वां है। इसकी मीनिंग लिखी है ग्लैड। ग्लैड मतलब होता है खुश। वेदर्स मतलब होता है मौसम। सीमेन प्रतीत होना, सीमेन प्रतीत होना। अपवर्ड ऊपर की ओर, अपवर्ड ऊपर की ओर। डाउनवर्ड नीचे की ओर। डाई मीन्स होता है तुम्हारा। अब दाई वहां ना ले जाना। ठीक है, रेस्ट आराम, रेस्ट आराम। आपका स्टैंजा लिखा है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट। हाँ बेस्ट ही है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ठीक, इसको देखेंगे किताब में। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल सीमिंग बेस्ट। कभी क्या वर्णन करता है? कभी कहता है कि फव्वारा सभी ऋतुओं में, सभी ऋतुओं में मतलब सभी मौसमों में, ठीक, प्रसन्न चित्त रहता है। सभी मौसमों में या सभी ऋतुओं में फव्वारा प्रसन्न चित्त रहता है और सदैव अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रतीत होता है। या ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ठीक, यह लगातार, यह लगातार, यह मतलब कौन? फव्वारा। फव्वारा लगातार ऊपर या नीचे की ओर, ऊपर या नीचे की ओर आता या जाता रहता है या गति करता रहता है। आता जाता रहता है या गति करता रहता है। मोशन दाई रेस्ट, यह कभी विश्राम नहीं करता, यह कभी विश्राम नहीं करता। इसमें थोड़ा सा अपनी ओर से जोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या जोड़ेंगे? क्योंकि इसे निरंतर चलते रहने में ही विश्राम का आनंद मिलता है। ठीक, अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि इसे निरंतर चलते रहने में, निरंतर चलते रहने में या लगातार चलते रहने में ही विश्राम का क्या मिलता है? आनंद मिलता है। ठीक, एक बार और देख लो। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट। कभी कहता है या कभी वर्णन करता है, क्या वर्णन करता है? कि फव्वारा सभी ऋतुओं में प्रसन्न चित्त रहता है, सभी ऋतुओं में प्रसन्न चित्त रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और वह सदैव सर्वश्रेष्ठ रूप में, सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रतीत होता है। ठीक, आगे अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर। तो
कभी कह रहा है यह लगातार, यह कौन, फव्वारा, फव्वारा लगातार ऊपर की ओर और नीचे की ओर आता जाता रहता है। ठीक, आपने देखे होंगे फव्वारे, कभी पानी के मतलब साबुन घोर के देखे होंगे, उड़ाए होंगे, तो वो कभी ऊपर की ओर जाता है और कभी नीचे की ओर आता है। तो वही कह रहा अपवर्ड और डाउनवर्ड, डाउनवर्ड और अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर और नीचे की ओर आता जाता रहता है। आगे मोशन डाइजेस्ट, उसकी गतिमान, गति में ही उसका आराम है, उसका गति में ही क्या है, आराम है। आगे यदि ऐसा कुछ नहीं जोड़ना है तो ठीक, इससे सीधे कह दो मोशन डाइजेस्ट उसकी गति में ही आराम है, या उसका गति में ही आराम है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आगे देखेंगे स्टैंजा नंबर 6।